अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। कुछ दिन के बाद पाकिस्तान के अंदर नई निगरान हुकूमत हो गई, नए निगरान वज़ीर-ए-आज़म होंगे। आमतौर पर निगरान हुकूमत का काम मुल्क में आम इंतखाबात करवाना और जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है उसको इंश्योर करना। लेकिन इस दफ़ा जो निगरान प्राइम मिनिस्टर है या जो निगरान सेटअप आ रहा है वो पहले के मुकाबले में मुख्तलिफ होगा, क्योंकि इस निगरान हुकूमत के दौर में भी लग ये रहा है कि बहुत गैर मामूली और अहम फैसले लिए जाएंगे। जो फैसले ऑलरेडी खास करके मुआशी एतबार से लिए जा चुके हैं उन पर भरपूर तरीके से अमल दरामद किया जाएगा। तो आज के प्रोग्राम में जैसे हम गुज़श्ता कई अरसे से डिस्कस भी कर रहे हैं कि कैसे मईशत को रिवाइव करने के लिए एक सिविल मिलिट्री जो इनिशिएटिव है कि कैसे ज़राअत के ज़रिए, गैर मुल्की सरमायाकारी के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर मईशत को रिवाइव करना है, उस हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। ऑल दो अब गवर्नमेंट मौजूदा नहीं रही, लेकिन जाते जाते बहुत से वो अहम फैसले कर गए हैं। तो शहबाज, इसमें जो सबसे अहम जो डेवलपमेंट अब हो रही है, हमें पता है कि ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो सारा प्रोग्राम है, मकसद उसका खास करके जो गल्फ कंट्रीज है, हमारे जो दोस्त ममालिक है, वो वैसे भी हमारी इकनॉमिक लाइफ लाइन है, उनको परसुएट करना कि वो पाकिस्तान के अंदर आके सरमायाकारी करें। तो इस सिलसिले में जो कई प्रोजेक्ट्स पे तो हमने बात की, जो रेकोडिक का मंसूबा है मल्टी बिलियन डॉलर आप उसे कह लें, उसमें अब सऊदी अरब की भी एंट्री होने जा रही है। तो ये कितनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और उसकी क्या तफसीलात हैं? कामरान, पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में हमने बताया था कि जो SIFC है उसने 28 मंसूबों की मंजूरी दे दी है असूली तौर पर, जिसमें रेकोडिक का प्रोजेक्ट भी और कुछ और भी कॉपर एंड गोल्ड माइंस के प्रोजेक्ट हैं, दामिर बादशाह डैम है। तो उस सिलसिले में अब चीज़ें जो है ना वो बहुत फास्ट ट्रैक के ऊपर वो जा रही हैं। SIFC जो है, इसका जो तीसरा इजलास जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत का आखिरी इजलास था वो इस हफ्ते हुआ और उसमें कुछ नए फैसले किए गए, और जिसमें सबसे अहम जो फैसला है वो अभी नाज़रीन को हम बताते हैं कि नाज़रीन, अभी जो रेकोडेक का जो मंसूबा है जो पहले काफ़ी हद तक कंट्रोवर्शियल हो चुका था, जिसमें पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी एक केस का भी सामना करना पड़ा, फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई, तो एक जो नई शराकत दारी हुई थी उसमें कनाडा की एक जो कंपनी है बैरेक गोल्ड, उसके 50% शेयर्स हैं उस नई जो शराकत दारी हुई उसके बाद, और हुकूमत पाकिस्तान के उसमें है 50%, जो पाकिस्तान का शेयर है 50% का, उसमें 25% वफाकी हुकूमत की शेयर होल्डिंग और 25% सूबाई हुकूमत जो बलोचिस्तान की है उसकी ओनरशिप है। अब जो SIFC है उसने इस हफ्ते ये फैसला किया है कि जो बैरेक गोल्ड और हुकूमत पाकिस्तान की शेयर होल्डिंग है इसको मजीद कम करके और दोनों को इक्वल बेसिस पे कम करके जो शेयर्स होंगे वो सऊदी अरब को ऑफर किए जाएंगे कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के रेकोडेक प्रोजेक्ट में वो सरमायाकारी कर सकता है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अब सऊदी अरेबिया बहुत अरसे के बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साथ करने जा रहा है। उसकी तरफ जो पहला कदम जो SIFC ने लिया वो ये है कि अब फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो हैं उसको हायर करने की मंजूरी दी है SIFC ने इस हफ्ते, और जो ये फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं ये एक मॉडल तैयार करेंगे और उस मॉडल के तहत ये फैसला होगा कि कितने % जो शेयर होल्डिंग है वो सऊदी अरेबिया को ऑफर की जाएगी। तो ये एक इस हफ्ते की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि सऊदी अरब जो है उसको बाकायदा तौर पर रेकोडेक के प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करने की मंजूरी है। कामरान, इसके अंदर कुछ और भी डिटेल्स हैं, बट बिफोर गोइंग टू द डिटेल्स इसको थोड़ा सा अगर हम फर्दर एक्सप्लेन कर दें इस चीज को कि इस वक्त की जो शेयर होल्डिंग है, जैसे मैंने बताया कि 50% बैरेक गोल्ड की और 50% पाकिस्तान का, विद इन 50% जो पाकिस्तान की, 25 वफाकी हुकूमत का और 25 जो है सूबाई हुकूमत का। अब जो SIFC का जो फैसला है, जो कि जैसे आपने बताया कि सिविल और मिलिट्री दोनों उसको मिलकर चलाते हैं, कि इस तरीके से इसमें शेयर होल्डिंग कम की जाएगी कि जितना पाकिस्तान का शेयर कम होगा उतना ही बैरेक गोल्ड का होगा। कैच इसके अंदर ये है कि बैरेक गोल्ड के जो CEO पाकिस्तान आए हुए थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसके, और पाकिस्तान जाने के बाद उन्होंने रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया और उनसे ये जब सवाल हुआ कि इस किस्म की इतलात आ रही है कि सऊदी अरब को ऑफर किया जाएगा इसमें सरमायाकारी के लिए, तो उन्होंने कहा जी कि उसको बैरेक गोल्ड को कोई एतराज नहीं है इस चीज़ के ऊपर कि सऊदी अरब इस मंसूबे में शराकत दारी करे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि अगर कोई हिस्सा देना चाहता है सऊदी अरब को, हुकूमत पाकिस्तान अपने शेयर से जो 50% है उसमें से दे, हम अपना जो है वो शेयर जो है वो सऊदी अरेबिया को नहीं देंगे। और SIFC का फैसला ये है कि इक्वल रिडक्शन होगी। उधर से अगर फॉर एग्जांपल 5% अगर पाकिस्तान अपना शेयर कम करता है तो 5% ही
बैरक गोल्ड करेगा। अब बैरक गोल्ड के पास 50% के साथ उसकी मैनेजमेंट कंट्रोल भी है। तो ये एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो इस हफ्ते की हुई है। बिल्कुल, इसमें आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज ये कि इट अपेयर्स कि इसका मतलब है कि अभी तक जो बैरक गोल्ड है उनको इस हवाले से एतमाद में या तो नहीं लिया गया, या उनके साथ अभी जो डिस्कशन हुई है शायद इतनी तफसील से नहीं हुई। अब इसके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जैसे मैंने आगाज़ में ही कहा कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट जो आ रही है, लगता ये है कि इस गवर्नमेंट का सिर्फ इलेक्शन करवाना ही नहीं, बल्कि अब तो अमेंडमेंट भी की गई है इलेक्शन एक्ट में कि उनका जो एग्जिस्टिंग जो इकनॉमिक के मंसूबे हैं उसमें वो फैसला ले सकते हैं। लगता ये है कि बड़ा वो तेज़ी से उसमें वो फैसले करेंगे। मसलन इसकी जो डेडलाइन है, इस सारे जो सऊदी अरब की जो इंक्लूजन है, एक जो बाइंडिंग एग्रीमेंट आपने करना है, वो इसी साल दिसंबर यानी कि 25 दिसंबर 2023 की डेडलाइन भी रख दी गई है। तो ये तो चीज़ें लगता है कि बहुत फास्ट ट्रैक के ऊपर जाने वाली हैं। तो डू यू थिंक कि इट इज़ पॉसिबल कि इतने कम अरसे में ये इतनी बड़ी डील जो है वो साइन भी हो जाएगी, और जितने बैरक गोल्ड ने जैसे अभी अपना मौक़िफ़ बयान किया कि वो तो अपनी शेयर होल्डिंग कम करने के लिए तैयार नहीं है, सो गिवन दीज थिंग और भी बहुत से इश्यूज होंगे, ये पॉसिबल है कि ये टाइमलाइन को मेरा ख्याल है कि ये काफी चैलेंजिंग डेडलाइन है। इसमें 2-3 इश्यूज जो हैं वो सामने आएंगे। नंबर 1, अभी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है और मिलिट्री को बड़ा प्रोएक्टिव रोल देते हैं। आज भी जब उनसे नाश्ते के ऊपर मुलाकात हुई सहाफ़ियों की, तो उनसे जब ये सवालात हो रहे थे कि आपने बहुत ज्यादा एक्सेस दे दिया मिलिट्री को, तो आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे, तो आपने देखा कि शहबाज शरीफ जो है वो एक स्टेज पे डिफेंसिव हो गए थे। हाँ, मैं उनकी आंख का तारा हूं और ये और इस किस्म की उन्होंने जो बातें की। बट जो अगले वजीर आजम आएंगे, केयर टेकर जो भी आते हैं, वो क्या इतनी ही एक्सेस देंगे मिलिट्री को? क्या SIFC जितनी एक्टिव आज है, क्या कल भी इतनी ही एक्टिव होगी? अब हमारे यहाँ लेट्स जो इकोनॉमिक जो पावर जो रियलिटीज हैं, इट्स अ फैक्ट के दो के एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि वो एपॉलिटिकल हो गए हैं, लेकिन अब आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद बाकायदा तौर पर आपने उनको जो मुआशी एतबार से बड़े बड़े फैसले हैं, डेवलपमेंट की बात हो, स्टेक होल्डर बनाया है। और आम तौर पर ये तासुर यही है कि जो भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आएगा या कैबिनेट आती है, उसमें डेफिनेटली जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है उनकी से होगी। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे तो ये लगता है कि शायद अगर ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की अपनी कंपल्जन्स हो, मुझे तो लगता है कि उनकी कोई लायबिलिटी भी नहीं होती, बैगेज भी नहीं होता, उन्होंने 3-4-6 महीने करके अपना निकल जाना है। मुझे लगता है कि उसमें तो चीजें और भी फास्ट ट्रैक होंगी। तो केयर टेकर के ऊपर अभी अपने जो है ना वो फाइनल जजमेंट को होल्ड करते हैं, बट इसमें एक फैक्टर तो ये है। दूसरा इसके अंदर फैक्टर ये है कि टाइम जो बहुत शॉर्ट है, ये 4 माह के बाद ये कैसे ये करेंगे, इट विल बी वेरी चैलेंजिंग। बट जो SIFC ने इसी जो मीटिंग थी इसमें इन्होंने एक और फैसला किया है कि इस ट्रांजैक्शन को 25 दिसंबर 2023 तक मुकम्मल करने के लिए किसी किस्म की भी, अगर किसी भी कानून से, किसी भी रूल से, रेगुलेशन से अगर कुछ छूट चाहिए तो वो SIFC देगी। अब 4-5 चीजें हैं, उसको अगर हम एक्सप्लेन कर दें तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये कितना चैलेंजिंग काम है। नंबर 1, पहले तो बैरक गोल्ड वाला एक इशू है ना कि वो मानते हैं या नहीं मानते। ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान बैरक गोल्ड को मजबूर नहीं कर सकता। पहले ही हम बड़ी मुश्किल से $7 अरब के जुर्माने से बचे हैं, तो और ये बात हुकूमत को भी इस चीज़ की रियलाइजेशन, और मोर इंपॉर्टेंटली सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ये समझती है कि अब हमने जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके एतमाद को बहाल करना है, काम नहीं करना। तो जितनी भी उसकी शेयर होल्डिंग में कमी होगी, उसकी कंसेंसस से गिव एंड टेक से होगी, जबरदस्ती ये नहीं कर सकते। हो सकता है वो शेयर होल्डिंग कम करने पर तैयार हो जाए, बट मैनेजमेंट देने पर तैयार ना हो, थिंग्स लाइक दैट। वो अभी हम चले, तो ये चीज इसमें मैं यही आपसे पूछने लगा था ना कि आम तौर पर, क्योंकि अब ये जो SIFC का जो भी कानून बना है उसमें तो ये सारी चीज़ें, वो प्राइवेटाइजेशन हो, वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के मामलात हो, बाकी चीज़ें, उससे तो आपने एग्जेम्प्ट कर दिया है ना। तो एक आम जो अगर तो पुराने कानून के तहत होती ट्रांजिशन, उसमें तो था कि ये पॉसिबल था ही नहीं, बट जो अभी SIFC का जो भी कानून है उसके तहत डोंट यू थिंक कि ये तो मकसद ही उसका ये कि वन विंडो ऑपरेशन है। अगर कोई रेगुलेटर कहीं से भी कोई रुकावट आती भी है, SIFC के पास इतनी पावर है कि वो उनको बुला भी सकते हैं, उनको सरजनिश कर सकते हैं, एक्सपेडाइट करवा सकते हैं। तो प्रॉब्लम कहां पे आ सकती है? एक्सप्लेन करते हैं प्रॉब्लम कैसे आती है वो आज मैंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ये क्वेश्चन भी किया था, एक जो और ये SPC वाला कॉन्सेप्ट आ गया है, वहां से प्रॉब्लम आएगी। एक तो ये कि सिर्फ इतना सिंपल नहीं है। अभी SIFC ने मंजूरी इस चीज की दी है कि आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स हायर करें, और वो जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं वो एक ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर पे काम करेगा, उसको हायर करना, और ये हायर उसको करेगा पेट्रोलियम डिवीजन उसको हायर करेगा। उसके बाद वो जो फाइनेंशियल एडवाइजर अपना काम करेगा तो एक फार्मूला देगा, उसके ऊपर फिर नेगोशिएशंस होंगी। अगला काम इसकी हायरिंग के बाद जो कामरान होना है वो ये होना है कि एक नेगोशिएशन कमेटी जो है पेट्रोलियम डिवीजन प्रपोज करेगी। मुज़ाकरती कमेटी जो है फिर तमाम स्टेक होल्डर से वो बात करेगी कि किसकी शेयर होल्डिंग कैसे कम होगी और फिर किस कीमत पे
शेयर जो है वो सऊदी अरेबिया को दिए जाएंगे, नंबर 2। नंबर 3, जो फेडरल गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है वो थ्रू 3 कंपनीज है, OGDCL ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, और तीसरी है गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, GHPL। इन तीनों के जरिए वफाकी हुकूमत का 25% शेयर है वो होल्ड किया है इन्होंने रेकोडेक में। अब इन ये भी फैसला हुआ है उसी मीटिंग में कि आप इन तीनों जो है जो कंपनीज इनको कह के अपने शेयर्स को डाइवेस्ट कर दें। तो क्या ये 25% सऊदी अरब को जाएगा? इस पे अभी ये भी एक चीज देखने वाली है। फिर इसकी जो प्राइस नेगोशिएशंस होनी है, इसका जो स्ट्रक्चर्स बनने हैं उसकी चीज, तो ये सारी वो चीजें हैं जो उसमें फैक्टर प्ले होगा। बट एक जो चीज इंपॉर्टेंट है, अब देखिए SIFC एक सेक्रेटेरिएट बना, आर्मी चीफ की इसको सपोर्ट है, प्राइम मिनिस्टर उस चीज को ओन करते हैं। SIFC का जो सेक्रेटेरिएट है, हमने इसी प्रोग्राम में बताया था कि उसके लिए 400 मिलियन का बजट चाहिए था, उन्होंने बजट मंजूर नहीं किया, फिर खबर हुई, फिर उधर से मिलिट्री का भी दबाव आया तो 200 मिलियन रुपया इन्होंने दे दिया। एक और जो चीज होने जा रही है, एक स्पेशल पर्पस कंपनी बनाने की भी मंजूरी दे दी है SIFC ने इसी इजलास में। अब ये जो है ना, ये कैच है, जब SIFC सेक्रेटेरिएट है तो SPC की क्या जरूरत है? जो मैंने आज प्राइम मिनिस्टर से सवाल यही पूछा था कि जो SIFC है वो एक फैसिलिटेशन काउंसिल है, बाकी जो जितने भी काम हैं वो करने हैं जो रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने करने हैं। SIFC का मकसद ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें सूबाई वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, बाकी जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, वजीर खजाना, प्लानिंग मिनिस्टर, सबको वहां बिठा दिया, फैसले करवा दिए। SPC क्या करेगा? तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होगी, हमने इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है वो पंजाब में भी किए हैं। लेकिन जो असल जवाब था वो वजीर खजाना जो साबिक है अब इसहाक डार साहब ने दिया बाद में। उन्होंने कहा कि नहीं, जो SPC होगी, स्पेशल पर्पस कंपनी, ये इसका जो काम होगा एडमिनिस्ट्रेशन का होगा SIFC का। अब SIFC की एडमिनिस्ट्रेशन अगर SPC ने करनी है तो फिर SIFC सेक्रेटेरिएट का क्या काम होगा? तो अगर ये इस तरह की ये स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, ये रुकावटें पैदा करेगा। मेरी इतला ये है कि जो वज़ीर आज़म के जो साबिक मुआविन ख़ुसूसी अभी जो कैबिनेट थी उसमें जहांज़ेब खान, वो SPC बना के जो बन रही है, जिसकी मंजूरी दे दी है, उसके वो सेक्रेटरी होंगे या उसके सेक्रेटरी जनरल व्हाटएवर उनका डेजिग्नेशन होता है, वो वहां से कंट्रोल करेंगे। इसके अंदर एक दो और चीजें बिफोर कंक्लूडिंग दिस नाज़रीन, एक दो और जो फैसले किए हैं SIFC ने, उसमें एक तो ये कि इसकी जो मीडिया, इसकी विजिबिलिटी होगी SIFC की, इसकी जो काम होंगे उसकी तशहीर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, जो कि आर्मी का एक पब्लिसिटी विंग है, वो ज्वाइंटली वो काम करेंगे। और SIFC ने एक दो और चीजों की मंजूरी दी है जो कि अहम है। एक थर कोल रेल कनेक्टिविटी का मंसूबा है, जिससे वो थर कोल के जो वहां से जो हमारे जो रिजर्व है वहां से जो कोल निकलेगा उसकी फिर ट्रांसपोर्टेशन, SIFC ने इस चीज की मंजूरी दी है कि ये मंसूबा जो है वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर इसको मुकम्मल करेंगी। उनकी 50% दोनों की इसमें जो होगी उनकी वो इन्वेस्टमेंट होगी, और ये मंसूबा जो है वो तकरीबन 1.5 साल में मुकम्मल होगा। तो ये कुछ अहम फैसले थे। बाकी कुछ चीजें कामरान वो फिर मेरा ख्याल कुछ चीजें अगले यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और इम्पोर्टेंट खबर के हवाले से बात करेंगे कि कैसे UAE के साथ पाकिस्तान के अब जो इन्वेस्टमेंट जो कोऑपरेशन है वो कितना तेजी से बढ़ रही है और क्या डेवलपमेंट हुई है, इस सिलसिले में ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के हवाले से बात कर रहे हैं और कैसे इस नए मंसूबे के तहत पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है, खास करके गल्फ कंट्रीज से, कि वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें और जो पाकिस्तान का क्रॉनिक जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है वो भी हल हो और पाकिस्तान की जो मईशत है वो ऑन अ सस्टेनेबल पाथ जो है वो ग्रो करे। अब इस सिलसिले में अगेन पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हुकूमत ने अब अप्रूव किया है कि फर्दर जो 2 सी पोर्ट टर्मिनल हैं वो UAE को देने का जो है 25 साल के लिए वो बाकायदा तौर पर फैसला हो गया है। तो इट अपेयर्स कि अगेन जिस तरह पहले भी हम बात कर रहे थे, तो चीज़ें तो बड़ी फास्ट ट्रैक के ऊपर जा रही हैं। ये भी हालांकि, और ये जाते जाते गवर्नमेंट जब जा रही थी तब ये इसमें एक थोड़ा सा कैच है। वो कैच ये है कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं, उसने हुकूमत खत्म होने से एक दिन पहले, बल्कि उसी रात सदर ने असेंबली तोड़ दी थी और अगले दिन उसका बाकायदा नोटिफिकेशन, तोड़ी नहीं बल्कि उसकी तहलील करने की मंजूरी दी थी ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो उसने तो इसकी मंजूरी दे दी थी। तो आज मैंने इसहाक डार साहब से पूछा, उन्होंने कहा ये इसकी जो वफाकी काबीना है, ऑल्दो वो एक सिंबॉलिक किस्म का एक फॉर्मल अप्रूवल होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता,
वफाकी काबीना ने जो इस ट्रांजैक्शन की मंजूरी देनी थी वो नहीं दे सकी। इसलिए नहीं दे सकी कि असेंबली तहलील हो गई। इनका यह ख्याल था कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो अगले दिन असेंबली तहलील करेंगे, और सदर ने उसी रात कर दी जिस रात ये मीटिंग हुई है। मतलब ये कोई रात 11:30 पौने 12 बजे इसकी काबीना की कमेटी की मीटिंग हुई जिसकी सदारत सागडार साहब ने दी, और इसकी मंजूरी दे दी इस ट्रांजैक्शन की, और रात 12 बजे असेंबली तहलील होगी। तो वफाकी काबीना ने थ्रू सर्कुलेशन ही इसकी मंजूरी देनी थी। वो समरी वफाकी काबीना को सर्कुलेट ही नहीं हो सकी। तो अभी जो डेवलपमेंट इसमें जो लेटेस्ट है वो समरी वहां पे पड़ी हुई है। वो जो नई हुकूमत आएगी या केयरटेकर भी अब कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्ट के अंदर तरमीम की गई है तो एग्जिस्टिंग है, तो वो आगे थोड़ा सा डिले हो गया है। बट इसकी डिटेल कुछ ऐसी है, लेकिन आपको पता है कि पहले एक हमने जून में 22 जून को एक डील साइन हो गई थी इसी को अबू धाबी पोर्ट्स की कराची पोर्ट ट्रस्ट के तहत, जिसमें जो बर्थ नंबर 6 से लेके 10 तक हैं टर्मिनल के ऑन ईस्ट वाफ, वो जो है अबू धाबी पोर्ट्स को पाकिस्तान ने उसको कंसेशन एग्रीमेंट 25 साल का किया। ये दोबारा उन्होंने बिड तो नहीं, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया इस डील के अंदर। ये जो बर्थ है इनकी नंबर 11 से 6 से 10 पहला उनके पास है, इस ईस्ट वाली जो साइड है उसका, और 11 से लेके 17 तक। अब इसकी जो इसमें 2 कार्गो टर्मिनल्स होंगे, एक बल्क जो आपका वहां पे इंपोर्ट्स होंगे उसको हैंडल करने का, क्लीन एक जिसको कहते हैं जिसमें आपकी फूड से रिलेटेड जो इंपोर्ट्स होंगी उसको हैंडल करने का। पहले इसको ये 2 टर्मिनल्स कहते थे। जो केपीटी है उसके ख्याल अब वो शायद इसको 2 नहीं अब 1 टर्मिनल कहते हैं। बट हैविंग सेड दैट 6 से लेकर 17 तक जब बस हैं वो चली जाएंगी अबू धाबी पोर्ट्स के पास, जब आफ्टर द फॉर्मल अप्रूवल बाय पाकिस्तान नेक्स्ट फेडरल कैबिनेट, तो ये 85% जो है ईस्ट वाफ का वो अबू धाबी पोर्ट्स के कंट्रोल में चला जाए। अब ये डील है ये है कि इन्होंने पहले तो एक केपीटीज पे काम कर रहा था इंटरनेशनल कंपैटिटिव बिडिंग का, फिर अचानक जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वहां से इंस्ट्रक्शंस गई कि आप कंपैटिटिव बिडिंग का प्रोसेस छोड़ दें। यूएई ने इसमें दोबारा इंटरेस्ट शो किया है ये वाले जो 2 टर्मिनल्स हैं इसको लेने के लिए, और उसके लिए वो आप उनसे निगोशिएट करें। तो पहले तो ये जो काबीना की कमेटी थी डार साहब वाली, उसने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मंजूरी दी, वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हो चुका है। फिर दूसरी मंजूरी जो दी अपनी जो असेंबली की तहरील से बल्कि 1 घंटा पहले, वो ये थी कि ये जो 2 टर्मिनल्स हैं इसका कमर्शियल एग्रीमेंट जो है उसकी उसने मंजूरी दे दी। उसके तहत जो रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला है उसके तहत ये वाले जो पोर्ट टर्मिनल्स हैं ये 25 साल की कंसेशन के ऊपर अबू धाबी पोर्ट्स को दे दिए गए हैं, देने का फैसला हुआ है। और इस पे जो इनके जो एस्टिमेट्स है ओवर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स जो नेट रेवेन्यू होगा इसका वो होगा जो पाकिस्तान को मिलेगा तकरीबन $1.2 अरब। तो ये इसकी ट्रांजैक्शन है। अब इसमें मसला ये हुआ कि जिस दिन ये मंजूरी हुई उससे 2 दिन पहले भी इसी काबीना कमेटी का इजलास हुआ। उसमें जब ये रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला के ऊपर ऑफर की गई, नेगोशिएशन जो मुज़ाकराती कमेटी पाकिस्तान वाली थी जिसको चेयर कर रहे थे साबिक वफाकी वजीर मैरी टाइम अफेयर्स सेनेटर फैसल सब्जवारी जिनका MQM से ताल्लुक है, तो उन्होंने जो इनको टर्म्स पेश की उसको मुज़ाकराती कमेटी ने अप्रूव करने से इनकार कर दिया। उनका ये इनकी टर्म्स कम है, आप बजाय रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला के आप इक्विटी बेस्ड मॉडल पे चले जाएं, उनको आप शराकतदारी में ले लें बजाय कि उनको आप उनसे जो मुनाफा आ रहा है उसमें से आप शेयर लें। तो वो उसके ऊपर फिर जो मुज़ाकराती कमेटी थी पाकिस्तान की फैसल सब्जवारी वाली, वो दोबारा इस कमेटी के पास गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये डील जो अगर आप रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला के ऊपर करेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। उन्होंने कहा इससे पाकिस्तान को $75 करोड़ मिलेगा, जो कि 37% कम होगा अगर आप उस पे जाते हैं इक्विटी बेस वाले मॉडल पे। सॉरी, अगर आप रेवेन्यू शेयरिंग करते हैं $1.2 बिलियन, इक्विटी पे जाते हैं तो $750 मिलियन मिलेगा, तो जो कि 37% कम बनता है। और ये 25 सालों में बात हो रही है, ये 25 सालों में मिलेगा। और दूसरी इसकी टर्म ये है कि ये $130 मिलियन उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे 5 साल में। अगर नहीं करते तो उनके जो एक्सक्लूसिव राइट्स हैं टर्मिनल्स के ऊपर वो खत्म हो जाएंगे, और $100 मिलियन ये इन्वेस्ट करेंगे 22 साल बाद। अब जब मेरी डार साहब से आज ही जब हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा, मैंने जब स्टोरी की तो उस पर उनके कुछ कंसर्न्स थे। उनके यार ये मेरे कंसर्न्स हैं। मैंने कहा मैंने आज इस पर प्रोग्राम करूँगा। ठीक है, तुम फिर प्रोग्राम में बता दो। उनका जी कि कुछ डील जो है उसकी टर्म्स पहले से बेहतर है। मैंने कहा वो क्या है? मेरा तो ये पॉइंट था ना कि आपने इक्विटी का कहा, इक्विटी पे नहीं हुई डील, रेवेन्यू पे जो कि ओरिजिनल मौकिफ था। उनका फर्क ये है कि गुडविल के तौर पर जो अबू धाबी पोर्ट है वो पाकिस्तान को एडवांस में अपफ्रंट $25 मिलियन देगा,
और दूसरा उन्होंने कहा जी कि मैंने जो प्रोटेक्शन है वो ली है इसमें बहुत सारी चीज़ों की, जो पाकिस्तान की उसमें जो कंट्रीब्यूशन थी कुछ पहले वाली इन्वेस्टमेंट की, उसके ऊपर उनका जो $3 मिलियन पर एनम वो कटेंगे पैसे, इस किस्म के। उनका जी जो मैंने इंटरेस्ट पाकिस्तान के सिक्योर करने थे वो कर लिए हैं। और डार साहब के बकौल ये जो डील अब उन्होंने अप्रूव की है असेंबली की तहरील से पहले, उनके ख्याल में पहले से ये काफी बेहतर है। तो ये उनका मौकिफ है। बहरहाल देखते हैं जो अगली काबीना थी इसको एज इट इज अप्रूव कर देती है या इसमें कोई चेंज करती है, लेकिन वो PIA वाला भी बिल्कुल ब्रेक पे जाना है। लेकिन उसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, आई थिंक UAE की जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अब सरमायाकारी बढ़ेगी, उनकी कंपनीज आएंगी, एक फैक्टर जो इन फ्यूचर दैट कुड बी प्रॉब्लमैटिक वो ये है कि बेशक UAE की जो कंपनीज हैं वो हैं तो UAE के नेशनल्स, लेकिन बहुत सी जो एग्जेक्टिव पोजीशंस पे जो लोग मैनेजरियल पोजीशंस पे काम कर रहे हैं वो इंडियन नेशनल्स भी हैं। तो क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज पाकिस्तानी उनको वीजा इतना आसानी से देंगे? मेरे ख्याल यहाँ पे ब्रेक नहीं लेते, अभी PIA को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, वो फिर ब्रेक के बाद अगर चले मैं एक छोटी सी चीज ये वाली जो मैं बात कर रहा था, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है और उसकी वजह ये है कि इमरान खान PTI के दौर में गालिबन मलेशिया की एक कंपनी थी कोई टेलीकॉम की, $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, वो इस वजह से नहीं हुई कि उस कंपनी के जो MD या जो भी CEO थे वो इंडियन ओरिजिन के थे और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया। तो ये एक इशू आपको बताऊं, जब वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है इस वक्त? ऑफ कोर्स इंडियन है। IMF की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इंडियन है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का जो साउथ एशिया का सुने नहीं बड़ी पोजीशन पे रहना और बात है, पाकिस्तान के अंदर जब आके ये हमारे सिक्योरिटी मैं एक क्वेश्चन रेज कर रहा हूं, आई होप कि ये चीज उनके माइंड में होगी, हमें से आगे निकल जाना चाहिए। जो निकल जाना चाहिए, जो एक्सपैट्रिएट्स हैं, जो पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं वो भी उतने ही पैट्रियट हैं जितने बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, जैसे UK है वो US नेशनल्स को हायर कर रहा होता है बहुत सारी जगहों के ऊपर। तो ठीक है, हमारे इंडिया के साथ स्पेशल रिलेशंस हैं इस किस्म के कि हमारे मतलब एक चीज के आई होप कि हमारे लोगों ने उस पर काम किया हो, ये इशू ना बने हो। अब आ जाते हैं ये नया वेरी क्विकली हम इसको नाज़िम को बताते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक पे जाते हैं। अरे ये PIA की एक सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन 742 अरब रुपए का इसका नुकसान है। इसको माजी में कई दफा प्राइवेटाइज करने की कोशिश हुई, नहीं हो सका। अभी ये जो हुकूमत थी PDM की, इसने जाते जाते इसको दोबारा प्राइवेटाइजेशन की जो लिस्ट है उसमें एक्टिव प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया है। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है जिसमें PMLN की जो पिछली हुकूमत थी 2013 और 18 वाली, जिसमें गलत काम, मैंने उस वक्त भी कहा था कि गलत काम हुआ है, वो ये था कि उस वक्त PIA के कानून में एक अमेंडमेंट की गई जिसके तहत जो PIA के जो अगर प्राइवेटाइजेशन होगी तो 49% से ज्यादा शेयर्स नहीं बेचे जा सकते और मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं दिया जा सकता। तो दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई भी सरमायाकार इन हालात में, इन शराइत के साथ तो PIA ना लेता। तो अब ये कानून पास कर दिया गया है जिसमें ये वाली जो दोनों शराइत थी उसको खत्म कर दिया गया। तो होपफुली ये वाली चीज भी है वो अब सेटल हो जाएगी और अगर केयर टेकर गवर्नमेंट आती है तो इस वाले जो PIA को प्राइवेटाइजेशन को फास्ट ट्रैक पे पुश करेंगे। ये क्यों जरूरी है? इसलिए कि ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला अगर कोई इदारा है तो वो PIA है। यहाँ पे नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आके बात करेंगे PDM की हुकूमत ने जाते जाते ऐसा कौन सा काम किया जिसमें जो फिस्कल ऑस्टेरिटी की और फिस्कल डिसिप्लिन की वो जो बात करते हैं उसके बिल्कुल बरखिलाफ के। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। PDM की हुकूमत ने जाते जाते बहुत से ऐसे काम किए, नए कवानीन पास किए और बहुत कुछ किया और एक काम ऑब्वियसली वो उनके बेनिफिट में जाता है और वो ये है कि उन्होंने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको खूब नवाजा है। मतलब बाकी उनकी तरजीहात जो हो ना हो, लेकिन दे मेक श्योर कि जो ज़ाहिर है कि अपोजिशन बराए नाम थी, जितने मेंबर वो नेशनल असेंबली थे पार्लियामेंट के अंदर, सारे समझ लें वो हुकूमत में ही थे, तो उनको एटलीस्ट PDM की हुकूमत और शहबाज शरीफ जो है वो खुश करके गए हैं। नहीं, ये सिर्फ इन्होंने काम नहीं किया, PTI ने भी यही किया। PTI ने भी अपने आखिरी साल में कोई 90 अरब रुपया दिया पार्लियामेंटेरियंस को और ये सिलसिला कामरान आज से नहीं शुरू हुआ, 1985 से शुरू हुआ है। अब ये बहुत पीक कर गया। अब पहले को लिमिट होती थी किसी भी MNA को बजट देने की, पहले अब इन्होंने ये किया कि एक लिमिटलेस कर दी है चीज। पहले होता था कोई 20 अरब होता था, 22 अरब होता था साल के तमाम पार्लियामेंटेरियंस के लिए। अभी इन्होंने जो बजट पास किया है उसमें 90 अरब रुपया रखा है इस माली साल के लिए। जो चीज उन्होंने इसमें गलत की है कि बजाय कि इसको एक प्रोसेस के तहत एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्पेंड करते, इनकी कोशिश थी कि 90 अरब रुपया जो है पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम का वो इसी साल में, बल्कि ये 3 महीनों के अंदर अंदर खत्म हो जाए। तो 63 अरब उन्होंने कामरान इसमें जारी कर दिया है रफली, और उसमें जो जारी हुआ है उसके अंदर मेजॉरिटी ये जो एक्चुअल पैसा कामरान इन्होंने जारी किया है पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम के लिए वो 61 अरब रुपया किया।
पहले ही महीने। और जो खर्चा इसमें से इन्होंने कर दिया वो कर दिया तकरीबन 10 अरब 40 करोड़ रुपया। अब इसमें मसला क्या है, जो टोटल खर्चा हुआ जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक जब तक ये हुकूमत थी तरक्याती प्रोग्राम के ऊपर, वो हुआ कामरान 10 अरब और 50 करोड़ रुपया टोटल खर्चा पूरे पाकिस्तान में जो वफाकी हुकूमत करती है। और वो जो 10 अरब 50 करोड़ रुपया है उसमें से सिर्फ मेरा ख्याल है कि आप कह लें कि चंद लाख रुपए के और खर्च हुए, बाकी 10 अरब और 40 करोड़ रुपया पार्लियामेंटेरियंस की जो स्कीम्स है उन पे खर्च हो चुका है। तो ये बाकी इन्होंने पूरा मुल्क एक साइड पे कर दिया, जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट नीड्स थी वो सारी एक साइड पे कर दी। मैंने जब ये खबर की तो उसमें मैंने एक एग्जांपल कोट की कि जो पाकिस्तान रेलवेज है जिसके इतने बदतर हालात है, अभी एक इतना बड़ा फिर दोबारा हादसा हुआ है रेल का जिसमें 30 से ज़्यादा लोगों की जानें गई, मेरे ख्याल 80 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जख्मी हुए, और एक आपकी बदनामी हुई, एक इदारे की मुल्क की बदनामी हुई, कितने घराने हो जो सोगवार हुए। उसका जो बजट था उसके अगेंस्ट पहले 40 जो दिन थे इस माली साल के और इस हुकूमत के आखिरी 40 दिन उसमें जीरो स्पेंडिंग हुई है। तो ये प्रायोरिटीज की बात है, तरजीहात की बात है, बावजूद इसके कि ये मैसिव ये स्पेंडिंग कर रहे हैं। पिछले साल इन्होंने 116 अरब रुपया खर्च किया पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम के ऊपर, अभी ये 10.5 अरब कर चुके हैं, बाकी पैसे इन्होंने जारी कर दिया जो टाइमली ये जो इनका टाइम है केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान वो खर्च होता रहेगा। इसके बावजूद हुकूमत इतने एतमाद उसको नहीं है कि वो नवंबर में इलेक्शंस करवाएगी और इलेक्शंस करवा के जब ये जाएंगे इलेक्शन में इनको कोई उम्मीद लगता नहीं है कि वो इलेक्शन जीत सकेंगे, तो इसलिए शायद इलेक्शन में डिले की भी जो है वो बातें अपनी जगह पे हो रही हैं। चलें यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। और आपने जिक्र किया था कि आज प्राइम मिनिस्टर से जो मुलाकात हुई ब्रेकफास्ट के ऊपर जो सहाफ़ियों को उन्होंने बुलाया था, तो वहाँ पे भी मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो भी हमारे मुश्किल मुआशी सूरत हाल हो, हमारे जो तरीक़ाकार है वो बड़े शहाना है। अगर आप वो देखें जो एक पूरा एक फ्लीट है प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, जो वेटर्स हों या बाकी जो अमला हो, अगर आप यही बाहर चले जाएं, हम कुछ अर्सा पहले ही ब्रसल्स गए थे, तो वहाँ पे तो ऑफिस बॉय का इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सारे काम लोग खुद करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस पर भी हमें थोड़ा काम करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तज़किरा करेंगे फॉरेन पॉलिसी का और ख़ास करके पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान अपनी सर तोड़ कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से अफगान तालिबान और अफगान की जो हुकूमत है उनको कन्विंस करे कि वो कलअदम तहरीक तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन अभी तक पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिली। और एक मुतालबा जो पाकिस्तान में हालिया जो मुलाकातें हुई पाकिस्तानी हुकाम और अफगान तालिबान के दरमियान, और मैंने खबर भी की कि पाकिस्तान जो है वो चाह रहा है कि जो अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं या जो अमीर हैं कंधार में बैठते हैं हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, वो एक ऑर्डर जारी करें और उस ऑर्डर में वो ये कहें कि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ये पाकिस्तान के खिलाफ जो भी दहशतगर्दी के हमले करती है इसका कोई जवाज़ नहीं है और ये गैर इस्लामी है और ये हराम है। और पाकिस्तान चाहता है कि ये पब्लिकली जो अफगान तालिबान के अमीर हैं उनकी तरफ से आप उसे फतवा कह लें या एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है वो आना चाहिए, क्योंकि वजह उसकी ये है कि अफगान जो टीटीपी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इन्होंने असल में बैत जो है वो अफगान तालिबान के चीफ के ऊपर ही की हुई है। और जब अफगान तालिबान का चीफ कोई भी इस तरह का ऑर्डर पास करता है, पाकिस्तानी हुकाम का मानना है, तो वो फिर उनके ऊपर बाइंडिंग होता है। अब शहबाज इसमें जो डेवलपमेंट ये जो खबर करने के बाद फिर ये खबरें आना शुरू हुई अफगानिस्तान से कि अफगान तालिबान चीफ की तरफ से इस तरह का कोई फतवा आ गया है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो किसी भी तरह की कार्रवाई है उसको कहा है कि ये जिहाद नहीं है। ये खबरें चलती रहीं, लेकिन मेरे पास ज़ाहिर है उसकी तस्दीक नहीं हुई थी। और फिर बाद में जो अफगान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान हैं उन्होंने तरदीद की है इसकी। उन्होंने कहा है कि अफगान तालिबान के जो अमीर हैं हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, उन्होंने इस तरह का कोई फतवा जारी नहीं किया। उन्होंने वजाहत जारी की कि ये जो फतवा है ये बुनियादी तौर पर आप उनका अफगान तालिबान का ही एक दारुल इफ्ता है इस्लामिक एमिरेट का, जो आप उसे कह सकते हैं कि जो उनका एक जो इस तरह के जो रिलीजियस मामलात हैं उन पर वो गाइड करते हैं, तो उनके वो एक क्लरिक हैं, उन्होंने ये एक फतवा जारी किया कि जो अफगान बाशिंदे हैं वो पाकिस्तान में जाकर या अफगानिस्तान से बाहर जाकर कोई भी अगर वो कार्रवाई करते हैं तो वो जिहाद नहीं है। और उन्होंने फिर आगे चल के वजाहत भी की है कि उसमें कोई स्पेसिफिक टीटीपी के खिलाफ, यानी कि टीटीपी का बिल्कुल जिक्र नहीं है। तो ये जो डिस्टिंक्शन है कि यहाँ पर कुछ लोग शायद खुश हो रहे थे कि जी अफगान तालिबान
अमीर की तरफ से ये आ गया फतवा। उन्होंने टीटीपी के खिलाफ अभी तक कोई उस हवाले से जो फतवा है वो जारी नहीं किया। जो मेरी पाकिस्तानी हुकाम से जो ज़राए से बात हुई, हाल ही में जो पाकिस्तान के स्पेशल एनवॉय हैं एम्बेसडर आसिफ दुरानी, उन्होंने विजिट किया था अफगानिस्तान का। तो मुझे जो ज़राए ने बताया कि वहाँ पर उनको ये बताया गया कि पाकिस्तान ने जब कहा कि आपने कौन से इकदाम लिए टीटीपी के खिलाफ, तो उन्होंने ये कहा कि अफगान तालिबान के जो अमीर हैं उन्होंने इंटरनल एक इस तरह का ऑर्डर जारी किया है कि टीटीपी जो कार्रवाई करती है पाकिस्तान के खिलाफ वो जायज़ नहीं है, वो गैर इस्लामी है। तो पाकिस्तान ने वहाँ पे ये मुतालबा किया था कि ये अगर है मामला तो आप इस डिक्री को या इस फतवे को या इस एग्जेक्टिव ऑर्डर को पब्लिक क्यों नहीं करते। तो उसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक जो है अफगान तालिबान वो रिलक्टेंट हैं, जिसका मतलब ये है कि वो टीटीपी को नाराज नहीं करना चाहते। कामरान, उनके एफिलिएट से जो मदरसा जिसका आपने अभी नाम लिया है, और उनकी तरफ से ये वाली इस तरह का फतवा आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अफगान बाशिंदे जो हैं वो अगर अफगानिस्तान से बाहर कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो जिहाद नहीं है। तो नंबर वन दैट इज इम्पोर्टेंट, बट इसमें इशू ये है कि जो टीटीपी है वो तमाम अफगानियों के ऊपर तो वो मुश्तमिल नहीं है, उसमें पाकिस्तानीज भी होंगे, उसमें बाकी नेशनलिटीज के भी लोग होंगे। देखिए इसमें बैकग्राउंड बताता हूँ ना, आपको पता है कि हालिया जो कुछ हमले हुए हैं, खास करके योब गैरिजन में भी जो हमला हुआ था, उसमें पाकिस्तान का मानना है कि 5 जो दहशतगर्द थे उसमें से 3 जो हैं वो अफगान नेशनल्स थे, और 2 मरतबा जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी जिक्र किया कि ये अफगान जो नेशनल्स हैं उनका पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस होना इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो जहां तक तो अफगान नेशनल्स की बात है तो उसको वो एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, हम अपने लोगों को इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान या किसी और मुल्क में जाके इस तरह की कार्रवाई करें, और ना ही वो जिहाद है। एज फार एज टीटीपी इज कंसर्न्ड, उसके बारे में आई थिंक दे आर मतलब वो क्लियरली एक्सप्लिसिटली ये बयान नहीं देना चाहते। दो के बिहाइंड द सीन पाकिस्तान को उन्होंने ये कहा है कि हमने इंटरनली ये ऑर्डर जारी किया है, उसमें टीटीपी भी शामिल है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ जो भी अगर कार्रवाई करते हैं वो जिहाद नहीं है, वो गैर इस्लामी है, वो हराम है। लेकिन असल इशू ये है कि पाकिस्तान कहता है अगर ये बात है तो आप उस फतवे को पब्लिक क्यों नहीं करते, ताकि हम भी अपने लोगों को बता सकें और एक जो मैसेज है वो क्लियर कट जाए। तो वो नहीं करना चाहते। वो डिबेट वहीं पे वापस चली जाती है कि जो एक बात कही जाती है बारहा, और जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं तो इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, कि जो अफगान तालिबान है और टीटीपी है उनकी जो आइडियालॉजी है वो सेम है, यही बात कही जाती है ना इसकी। नहीं, अब तो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स क्या कहते हैं कि दे आर आइडियोलॉजिकल कजन्स। ठीक है, तो वो फिर आइडियोलॉजिकल जो कजन्स हैं उनके अगेंस्ट वो क्यों फतवा जारी करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा कि पाकिस्तान ये कह तो रहा है कि हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। पहले जो बात वो ये थी कि इनको आप रीलोकेट कर दें जो पाकिस्तान की बॉर्डर एरिया, उसे वहां से हटाने के लिए, उसके लिए कॉस्ट की भी बात हुई। फिर उन्होंने कहा जी हम दूसरी ऑप्शन भी कंसिडर करेंगे। अब ये फतवे वाली बात, तो इस लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान की जो अफगान पॉलिसी है वो कामयाब नहीं हो रही, ना इसमें कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कोई मेजर कोई ब्रेक थ्रू करने की पोजीशन में है, ना जो पिछली हुकूमत के वजीर खारजा थे, वक्त हमारे पास कम है, ना सिर्फ नाकाम हो रहे हैं बल्कि जो बाजौड़ में हमला हुआ था, दहशतगर्दी का वाकया हुआ, उसके बाद फिर उस दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की, पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी हार्ड लाइन ली गई। उसके ऊपर जो अफगान तालिबान का मौक़िफ़ है बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने तो सारा मुद्दा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा कि जब से हम इक़्तिदार में आए हैं अफगानिस्तान के अंदर तो हालात बेहतर हुए हैं, अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हो रहा है तो ये आपका काम है। और उन्होंने एक लिहाज से तंज किया है पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं, जो उस मुल्क का मेजर बजट उनके पास जाता है, तो उनका काम नहीं है कि वो ये दहशतगर्दी मेजर बजट उनके पास जी, उन्होंने उसका एक से टॉट किया है कि जो वो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं, जो मेजर बजट जो उनके पास जाता है, ये उनका काम है, ये हमारा मसला नहीं है अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। और इम्पोर्टेंटली उन्होंने ये भी कहा कि हमने पाकिस्तान को इंटेलिजेंस भी दी थी कि दाइश जो है जो रिलीजियस स्कूल्स हैं या मसाजिद हैं उन पर हमले कर सकता है, लेकिन अफगानिस्तान ने कार्रवाई की, प्रीएम्प्ट किया। वो कहते हैं, दावा करते हैं पाकिस्तान ने कार्रवाई नहीं की, और ये पाकिस्तान का काम है। ये चीजें टाइम लगे, ये कर नहीं पा रहे। और वक्त आपको पता है 1 रोज के बाद 14 अगस्त आने वाला है, यौम आजादी। आपकी टाई से मुझे मैंने कहा 14 अगस्त आने वाला है, भूल गया था। 76 जो हमारी यौम आजादी हम मनाने जा रहे हैं। अब कहने को तो बहुत कुछ है कि क्या कहा जाए, बट आई थिंक अगेन वो घिसा पिटा मैसेज ही लगता है। बट जो मसाइल हमारे इस वक्त हैं, आई थिंक हमें ऑनेस्टली एंड ट्रूली अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है
और अपने अंदर जो हमारी कमजोरियां हैं उनको देखने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी मर्ज का इलाज उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हम उसकी तशखीस नहीं कर सकते। अगर हम स्टेट ऑफ डिनाइल में रहेंगे, हर दफा अपने जो नाकामियों का जिम्मेदार किसी और को ठहराएंगे, तो फिर तो कभी भी हम अपनी करेक्शन नहीं कर सकते। तो लेट्स होप कि हम एटलीस्ट ये जो यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं कि हमें अकल आए, हम अपने गिरबान में झांकें, इंट्रोस्पेक्शन करें और अपनी इस्लाह करें। इसी मैसेज के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम और आपको एडवांस में यौम आज़ादी मुबारक। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।